दोस्तों आज से 40 साल पहले चीन में बहुत ज़्यादा गरीबी था। बहुत ही गरीब देशों में गिना जाता था, एशिया का मरीज उसको कहते थे, क्योंकि वहाँ 88% गरीबी था। बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, भूखमरी में जी रहे थे। पर आज के समय में 40 साल बाद 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर और शक्तिशाली देश है। अगर बात करें जीडीपी का, तो चाइना का जीडीपी इंडिया का जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा है। 15 ट्रिलियन का उसका जीडीपी है। तो ये इतना बदलाव कैसे हुआ, ये तो जरूर जानना चाहिए। तो ये बदलाव हुआ उसके मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ के कारण, क्योंकि आप सुनते होंगे कि वो दुनिया भर में अपने सामान को सप्लाई करता है, अपने गुड्स को, सर्विस को सप्लाई करता है। जैसे आपने सुने होंगे हर चीज़ में वो नंबर 1 आपको मिलेगा। आयरन एंड स्टील में नंबर 1, कोयल प्रोडक्शन में भी आप सर्च करेंगे गूगल में तो चाइना नंबर 1 आपको कंट्री मिलेगा। अगर व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन में आप सर्च करेंगे तो नंबर 1 मिलेगा। मोबाइल मैन्युफैक्चर में अगर सर्च करेंगे गूगल में तो भी चाइना नंबर 1 होगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है जो चाइना जैसे गरीब देश को अभी सबसे अमीर देश बना दिया अमेरिका के बाद। तो आज हम जानेंगे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास के लिए। आज हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया ने भी मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बढ़िया कर लिया है। आज दुनिया में इंडिया भी 5वां नंबर पे सबसे अमीर कंट्री है बाय द जीडीपी। तो चलिए आज एकदम बेहतरीन ढंग से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने में जा रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हर एक पॉइंट आपके दिमाग में डाल दूंगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर कि आप एग्जाम में जाओ तो फुल पोटेंशियल के साथ अच्छे से लिखो। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम इजी लैंग्वेज में आपके दिमाग में डाल देना है। तो चलिए बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होते क्या है। ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश का बैकबोन होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। इसके बिना कोई भी देश डेवलप कर ही नहीं सकता, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सही नहीं किए तो दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या तो इसका मतलब, इसका डेफिनेशन क्या है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब प्रोडक्शन करना बहुत सारे सामानों का, वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत करोड़ों नंबर्स में, मिलियन बिलियन प्रोडक्शन करेंगे, ढेर लगाएंगे, उसको क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। मतलब जो भी सामान बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके ही किए जाते हैं। ठीक है, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल का कीमत उतना नहीं होता, पर जैसे ही उसको मशीन से मैन्युफैक्चर करके कुछ अलग तरीके से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तब उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। जैसे शुगर केन का मार्केट में उतना कीमत नहीं है जितना चीनी का कीमत है। ठीक है, कॉटन का मार्केट में उतना कीमत नहीं मिलेगा जितना उस कॉटन से अगर शर्ट तैयार कर दिया जाए तो उसका कीमत हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको बातों को। तो जैसे एग्जाम्पल, पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड। मतलब जो पेपर बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं, पल्प से बनाए जाते हैं। और नंबर 1 कंट्री कौन है, यहाँ पे कनाडा है जो सबसे ज़्यादा कागज़ तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद शुगर फ्रॉम शुगर केन। जितने भी शुगर केन होते हैं यानी गन्ने होते हैं, उनको फैक्ट्रियों में डालकर शुगर मिल में जाकर उसको शुगर बनाए जाते हैं। तो शुगर क्या हुआ, मैन्युफैक्चर आइटम हो गया। ठीक है, उसके बाद आयरन एंड स्टील। अच्छा बता दूं आपको कि जो शुगर तैयार होते हैं हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया अभी 2nd नंबर कंट्री है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुगर बनाए जाते हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन। और बता दूं कि जो आयरन ओर मिलते हैं उनको आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में डालकर बढ़िया तरीके से आयरन के बहुत सारे शीट्स बनाए जाते हैं। तो ये हुए मैन्युफैक्चर। और इंडिया अभी जापान को रिसेंटली पीछे छोड़ के 2 नंबर पे आ गया आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर में। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाई द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब किसी भी देश का औकात क्या है पता चलता है उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, कि वो कितना मैन्युफैक्चर कर पाता है। अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता होगा तो क्या करेगा, वो बाहर से खरीदेगा और यहाँ के पैसे वहाँ जाएंगे और लोग गरीब होंगे। ठीक है, तो कौन सा कंट्री कितना डेवलप है, कितना महान है, ये पता चलता है उसके इंडस्ट्रीज को देख के कि कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है। जैसे अभी चाइना बहुत ज़्यादा वहाँ क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है बहुत सारे सामानों को, कागज़ से लेकर बहुत जहाज तक। ठीक है, हर चीज़ का वो बना भी रहा है, पूरी दुनिया को बेच रहा है और काफ़ी सारे फॉरेन एक्सचेंज को अपने कंट्री में ला रहा है। ठीक है, तो अब बात करेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्या
इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि इम्पोर्टेंस क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है। तो ढेर सारे इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं कर रहा है। अब मॉडर्नाइज कैसे कर रहा है, मतलब एग्रीकल्चर को ट्रैक्टर कहाँ से मिलते हैं, मशीनों से तैयार होकर ट्रैक्टर बनते हैं, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है मतलब एग्रीकल्चर में, उसे बना के कौन देता है, यही फैक्ट्री देते हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज देते हैं। अब कि जब फसल में कीड़े लग जाते हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, कीड़ा मारने वाले दवा, वो कहाँ से बनकर आता है, ये सारे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से आते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर कैसे बनेगा, ट्रैक्टर कैसे बनेंगे, थ्रेसिंग मशीन कैसे बनेगा। तो सारे एग्रीकल्चर को बढ़ाने में किसका हाथ है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है, इसको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद एंड ऑल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। मतलब हमारे कंट्री में क्या है, हमारा कंट्री यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में हमारे आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। आपने सुना होगा कृषि प्रधान देश है हमारा, ठीक है। बहुत सारे लोग किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर ज़्यादा कमा के नहीं दे पाता, जीडीपी में मात्र 15% कंट्रीब्यूशन करता है। और कितने लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मोर देन 50%। बताइए 50% लोग काम कर रहे हैं और कमा के कितना देता है, 15%। तो ये अगर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज नहीं होता भारत में तो पता चलता 90% काम करते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैन्युफैक्चर को और हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर में इतने सारे जो लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर से निकल के वो काम करेंगे फैक्ट्रियों में और हमारा जीडीपी और बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में उतना मुनाफा उतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता जितना कहाँ पर मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मिल सकता है। बहुत लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसको कम करना होगा। तो प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये आपको समझ में आ गया हो कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। जैसे एक फैक्ट्री अगर कहीं खुल गया तो 500-1000 लोगों को लेगा। अगर एक बहुत लार्ज स्केल का फैक्ट्री कहीं खुल रहा है तो 10,000-15,000 लोगों को अपने यहाँ लेगा। मतलब काफ़ी अच्छा जॉब प्रोवाइड करेगा लोगों को, ठीक है। देखते हैं नंबर 2 पॉइंट। तो नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है, नंबर 2 पॉइंट बोलता है अगर किसी देश में बहुत गरीबी है और वहाँ के लोगों के पास कोई जॉब नहीं है तो एकमात्र सहारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को वहाँ पे डालना। जैसे एग्जांपल में हमने चाइना को लिया था। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय हम काफ़ी गरीब थे, पर आज 2021 में दुनिया का 5वां सबसे अमीर कंट्री है अपना देश। और क्यों, क्योंकि हम लोगों ने मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी प्रमोट किया। जैसे अगर बात किया जाए तो हम काफ़ी सारे चीज़ों में हम लोग टॉप 1 और 2, 3 पोजीशन पे है। जैसे आयरन एंड स्टील पे नंबर 2 पे है हम लोग। अगर बात किया जाए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडिया नंबर 2 पे है। और अगर बात किया जाए व्हीकल्स में, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो इंडिया नंबर 2 पे है। बात किया जाए अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में तो इंडिया अभी हाल फिलहाल नंबर 2 पे पहुंचा है चीन के बाद। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों ने गरीबी को कैसे दूर किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाकर। कि गरीबी दूर हुआ मतलब लोगों को जॉब मिला काफ़ी बड़े स्केल पे और काफ़ी कुछ सही हो गया हमारे कंट्री का, ठीक है। और जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलते हैं अब उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर हम लोग बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बहुत सारे सामानों को बनाएंगे तो फिर क्या होगा, बाहर के कंट्री में बेच सकते हैं, अपने लोगों का ज़रूरत भी पूरा कर सकते हैं और बाहर के कंट्री में ले जाकर उसको बेच सकते हैं। और बेचने से क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। आज के दुनिया में वही देश आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता होगा, जो बेचता ज़्यादा होगा। जैसे चाइना पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड का फैक्ट्री कहते हैं किसको, चाइना को कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे तो ट्रेड बढ़ेगा और ट्रेड बढ़ने से क्या होगा, पैसे आएंगे, ठीक है। और पैसे आने से क्या होगा, रोड बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, डैम बनेगा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर, पाउंड, यूरो, जिसका हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। हम लोग जो पेट्रोलियम खरीदते हैं उसके लिए हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। तो अगर हम कुछ बाकी
हम दूसरे मतलब दूसरे देशों को हम कुछ बेचेंगे तभी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएंगे। अगर हम कुछ बेचेंगे ही नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ही नहीं, तो हमारे पास बाहर से पैसे नहीं आएंगे, तो हम फिर अपने ज़रूरत का सामान पेट्रोलियम कैसे खरीदेंगे। समझ में आ रहा है बातों को। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हर हालत में बढ़ाना चाहिए। उसके बाद कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू ए वाइड वेराइटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू एंड द प्रोस्पर्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक अच्छा इंपॉर्टेंस ये है कि इसके बनाए हुए हर प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप फार्मर है, आप खेती कर रहे हैं, तो अगर आप जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं चावल का या गेहूं का, वीट का, तो उसका मार्केट में ज़्यादा कीमत आपको नहीं मिलेगा। 40 रुपये 50 रुपये केजी, 30 रुपये मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पर वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक एयर कंडीशनर बना दे तो 40,000 में बेच सकता है, एक मोबाइल बना दे तो 15,000 20,000 में उसका रेंज आ सकता है। ठीक है, तो इसके बनाए हुए हर एक चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है, और वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होता है, जो लोग काम करते हैं उनका जीवन बदल जाता है। एक कंट्री जो बाहर एक्सपोर्ट करता है उस कंट्री का भविष्य बदल जाता है। तो कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंस रखता है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर और सेकेंड सेक्टरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। अब क्लोज कैसे हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे फार्मर अपना खुद का क्या लगाए हैं, ट्यूबवेल लगा लिए हैं पानी के लिए, वाटर के लिए। तो जो ट्यूबवेल लगाए हैं वो बनकर कहाँ से आया, कहाँ से बनकर आया? वो बनकर आया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, कोई ना कोई कारखाना उसे बनाया होगा। ठीक है, जो वो फर्टिलाइजर और यूरिया पोटास डाल रहे हैं तो कहाँ से बन के आया? वो भी कोई ना कोई फैक्ट्री से ही बनकर आया होगा। तो कहने का मतलब कि एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एग्रीकल्चर किसको आगे बढ़ाता है? इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज किसको बढ़ाता है? एग्रीकल्चर को। ठीक है, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री को बढ़ाता है। अगर कॉटन सप्लाई नहीं करेगा फैक्ट्री को तो शर्ट पैंट कैसे तैयार होंगे? अगर शुगर कैन नहीं प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज को तो चीनी कैसे बनेंगे? तो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। ठीक है, और देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों साथ ही साथ में चलते हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया have given a major boost agriculture by raising its productivity। कहने का मतलब है कि देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। टी गार्डन आपने सुना होगा। जो टी गार्डन में जो चाय होते हैं, जो चाय उगते हैं, वो पत्तियों को उसको पूरे पैकेजिंग करना, ठीक है, वो पैकेजिंग करना और बहुत सारे मतलब उसमें लेबल लगाना, ये सारे काम कैसे होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ही होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी हमारे कंट्री के लिए वैल्यूबल है। इसीलिए इसे बैकबोन कहते हैं, रीढ़ का हड्डी कहते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग क्या होंगे, अपने ज़रूरतों का सामान बाहर के देशों से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ का पैसा जाने लगेगा बाहर। जैसे एक ज़माने में इंडिया बहुत ही क्या था, अमीर कंट्री था। जब ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ का सारा ख़त्म कर दिया। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज था, छोटे छोटे घरों में जो बनते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने इंग्लैंड का बना हुआ सामान खरीदने लगा और धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए, गरीब बन गए, खाने के लाले पड़ गए। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो अगर ये पूरा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर से ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारे वीडियो ऐसे आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।